Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys, my name is Gul Muhammad Khan and you are watching Learn with Gul. देखो guys, इंसान जब पैदा होता है तो वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो जिस माहौल में उसने परवरिश पाई होती है तो वो उसी माहौल के यानी रहन सहन को अपना लेता है। तो इसी तरह वो उसी लैंग्वेज को सीखता है जो उसके माँ बाप, जो उसके वालिदैन, उसके पेरेंट्स उसे सिखाते हैं। तो गाइज इसी तरह इंग्लिश जो अंग्रेज है वो भी बचपन से ही अपनी अंग्रेजी यानी बोलते हैं तो उसको सीख जाते हैं, लेकिन अगर उसे उसी इंग्लिश में किसी चीज़ को लिखना हो या इंग्लिश में पढ़ना हो तो वो नहीं कर पाते। तो वो कैसे कर पाएंगे? तो वो अगर उसी इंग्लिश को अगर सीखते हैं, किसी यानी उसके ग्रामर को सीखते हैं, तभी वो उसको यानी इंग्लिश में कुछ लिख पाते हैं या उसे पढ़ पाते हैं। तो इसी तरह अगर उस लैंग्वेज के अलावा कोई और है, अगर वो उस लैंग्वेज को सीखना चाहता है तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि वो उस लैंग्वेज की यानी ग्रामर को सीखे, उसको यानी अच्छी तरह समझे, फिर उसको अगर बोलना चाहता है तो उसे बोलने की कोशिश करे, तब वो उसे बोल पाएगा, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। अगर बच्चा जैसे यानी सीखने की कोशिश करता है, आस्ते आस्ते उसकी गलतियां भी करता है बहुत सारी, यानी एक सिर्फ फ़र्क होगा कि जो बच्चा जब सीखता है तो उसके कुछ अल्फाज बोलने से उसके वालिदैन वगैरह खुश होते हैं, लेकिन अगर हम उसे यानी बड़े होकर उसे बोलने की, दूसरी लैंग्वेज को बोलने की कोशिश करेंगे, अगर उसमें गलतियां वगैरह होगी तो लोग हम पे यानी एक मजाक उड़ाने के तौर पे हंसेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा इंसान, जैसे कि एक बच्चा सीख जाता है। लेकिन अगर उसे कुछ लिखना हो या उसी लैंग्वेज में कुछ पढ़ना हो तो उसके लिए उसके ग्रामर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में यानी ऐसी कौन सी बेसिक बुनियाद चीज़ें हैं जिसमें यानी मुकम्मल इंग्लिश यानी वो जान जाने से मुकम्मल इंग्लिश इंसान को आ जाएगी। तो गाइज जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम देखते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो इंग्लिश, मुकम्मल इंग्लिश में वो चीज़ें ज़रूर आती है, उसके बगैर यानी इंग्लिश ग्रामर आना बहुत मुश्किल है। तो गाइज देखो, जो भी यानी लैंग्वेज होती है उसकी बुनियादी कुछ लेटर्स होते हैं जिनसे वो मुकम्मल इंग्लिश बनती है। जैसे कि इंग्लिश में अगर हम देखें इंग्लिश ग्रामर में तो जो इसके लेटर्स हैं यानी अल्फ़ाबेट जो है वो ए से लेकर जेड तक है, ये तकरीबन 26 बनते हैं। आजकल सारे इसे 26 ही यानी लेटर्स गिने जाते हैं। पहले जो है वो 23 थे, 3 बाद में इसे शामिल किए गए। तो वट एवर, तो ए से लेकर जेड तक जो 26 लेटर्स है इनसे ही मुकम्मल इंग्लिश लैंग्वेज बनी है, यानी जितने भी अल्फाज हैं वो इन्हीं में से बनते हैं। तो गाइस हम देखते हैं कि जो इंग्लिश लेटर्स हैं इनसे पहले, सबसे पहले जो बनता है वो बनता है वर्ड, जो एक लफ्ज बनता है। जब वर्ड बनता है तो इसी से आगे इसकी 8 अक़साम है, यानी कि 8 ऐसी चीजें हैं जिनसे ये वर्ड उन तमाम चीजों में शामिल है। इसके एक मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि हम कहें कि जानदार, जब हम जानदार का नाम लेते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें नीचे आ जाती है। इंसान आ जाता है, यानी जानवर भी आ जाते हैं, इसी तरह जो परिंदे हैं वो भी आ जाते हैं। ये तमाम क्या है, ये एक जानदार है। तो तमाम चीजों में जानदार का लफ्ज जरूर आता है। तो इसी तरह जो ये 8 अक़साम है इन तमाम में ये वर्ड जरूर आएगा, क्योंकि ये तमाम के तमाम वर्ड ही है, लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि इन सब के काम भी अलग अलग हैं। जैसे कि जानदारों में इंसान का अलग काम है, जानवरों का अलग काम है और परिंदों वगैरह का अलग काम है। तो गाइज हम इसको एक मुख्तसरन इशारे के तौर पे समझते हैं। इनकी अलग अलग से तारीफ हम इंशाल्लाह इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, उससे आप इंशाल्लाह खुद अच्छी तरह इसे समझ पाएंगे। आज मैं आपको एक इशारे के तौर पे इनको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जो है नाउन। नाउन गाइज ये नाम को कहते हैं, ये किसी चीज का भी नाम हो सकता है, उसे नाउन कहते हैं। अब इन नाम की जगह में अगर इंग्लिश में हम किसी वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, किसी लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं तो उसे प्रोनाउन कहा जाता है। और
جو تیسرا ہے وہ ایڈجیکٹو ہے. ایڈجیکٹو جو ہے یہ ناؤن یا پروناؤن، اس کی جو صفت ہوتی ہے، اس کی جو خوبی ہوتی ہے، اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اسے ایڈجیکٹو کہا جاتا ہے. اچھا گائز، جو ناؤن پروناؤن یا کوئی اور کچھ بھی، یعنی کوئی جاندار ہو، وہ اگر کچھ کام کرتا ہے یا اس کے کسی چیز کے ہونے کا بتایا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے ورب. اور پانچواں ہے ایڈورب. ایڈورب کسے کہتے ہیں گائز؟ ایڈورب جو ہے وہ ورب، ایڈجیکٹو یا کسی اور ایڈورب کی جو کوئی خوبی، یعنی اس میں کسی معنی کا اضافہ کر دے، اس کے میننگ میں یعنی کوئی اضافہ کر دے یا اس کے وضاحت کر دے، تو اسے ایڈورب کہا جاتا ہے. چھٹا ہے پریپوزیشن. پریپوزیشن گائز یہ دو ناؤن یا دو الفاظ یا ایک پروناؤن ایک ناؤن، ان کو ملانے کے لیے آتا ہے. اچھا گائز، جو ساتواں ہے کنجکشن. کنجکشن جو ہے یہ بڑے جملوں کو یا دو الفاظ کو یا زیادہ چیزوں کو ملانے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں انہیں کنجکشن کہا جاتا ہے. آٹھواں جو آخری اس کی جو کائنڈ ہے وہ ہے انٹرجیکشن. انٹرجیکشن گائز انسان جب یعنی کسی خوش ہوتا ہے اچانک، یا اچانک اسے کوئی غم لاحق ہوتا ہے، تو اس غم میں یا خوشی میں کچھ الفاظ نکالتا ہے، ان الفاظ کو انٹرجیکشن کہا جاتا ہے. گائز ان کے بارے میں الگ سے ایک ایک کر کے ویڈیو بناؤں گے انشاءاللہ. پہلے تو ان کی تعریف کروں گا، پھر آگے ان کی کائنڈز ہے، ان کی اقسام ہے جن کا جاننا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ مکمل انگلش میں، یعنی کہ مکمل جتنی بھی انگلش میں، اس میں یہ ضرور آئے گا، یعنی کہ مکمل انگلش بنی ہی ان سے ہے. تو گائز دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو سینٹینس. سینٹینس گائز ہم جو بھی بات کرتے ہیں انگلش میں، یعنی جو بھی بات ہوتی ہے وہ سینٹینس کے روپ میں ہوتی ہے. یعنی کہ سینٹینس اردو میں اگر ہم کہیں تو یہ جملہ ہوتا ہے، یا کوئی کسی کو بات کہتا ہے یا کوئی بھی اسے کوئی بات کہتا ہے یا کسی کو وہ خبر دیتا ہے تو اسے سینٹینس کہا جاتا ہے. تو کلوز بھی گائز سینٹینس ہی ہے اگر وہ الگ الگ استعمال ہو. اگر 2-3 سینٹینس استعمال ہو تو اسے یعنی کلوز کہا جاتا ہے. اسی طرح فریز یعنی ان 8 میں سے اگر 2 استعمال ہو، 2 کوئی بھی ہو سکتے ہیں، 2 ناؤن ہو سکتے ہیں، 2 پروناؤن ہو سکتے ہیں، ایک ناؤن یا ایک پروناؤن ہو سکتا ہے، تو اسے ہم فریز کہیں گے. تو گائز یہ تو میں اشارے کے طور پہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ یعنی ان کی الگ سے ایک ویڈیو بنے گی انشاءاللہ، ہر ایک کی الگ الگ سے ویڈیو بنے گی.